नमस्कार छात्रों, मैं आज अल्फाजों की चांदनी में लेकर के आई हूँ वह जन्मभूमि मेरी, जो कि साहित्य सागर की एक कविता है। उसकी पूरी व्याख्या शब्दार्थ के साथ, जिसको व्याख्या को आप समझ के आप उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो बिना देर किए हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। यहाँ पे हमारे पास शब्द हैं कठिन शब्दों के अर्थ, जिसमें है पहला सिंधु यानी समुद्र, सिंधु यानी समुद्र। दूसरा है हमारा शब्दार्थ नित्य यानी प्रतिदिन, मलय पवन यानी कि सुगंधित हवा। और प्रश्न ऐसे यहाँ पे बन सकता है कि मलय पवन सुगंधित क्यों है, या वो तन मन को क्यों संवारती है, शीतल क्यों है। तो मलय पर्वत से आने वाली पवन को मलय पवन कहते हैं। चूँकि मलय पर्वत पर चंदन के वन हैं, इसीलिए वहाँ की हवा जो होती है शीतल भी होती है और साथ में सुगंधित भी होती है। छहरना यानी बिखरना, पग पग पर उसकी सुंदरता बिखरी हुई है, छहर रही है। सुयश माने अच्छा यश, प्रसिद्धि। चरण तले यानी पैरों के नीचे, चरण तले पग सिंधु झूमता है। भारत के दक्षिण में मानो उसके पग को, उसके पैरों को धोता हुआ चूमता हुआ सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है पूर्ण भूमि लिखा है, यहाँ लिखने में एरर आई है, पुण्य भूमि है यानी कि पवित्र भूमि। मातृभूमि यानी माँ के समान जो भूमि होती है वो मातृभूमि। पग यानी चरण यानी पैर। अमराइयाँ यानी आम के बाग। आगे बढ़ेंगे, अमराइयाँ यानी आम के बाग, पग पग पर यानी कदम कदम पर, कदम कदम पर, पग पग पर उसकी सुंदरता बिखरी हुई है। निराली यानी अनोखी, पुनीत यानी पवित्र, छटा यानी सुंदरता, स्वर्ण भूमि यानी धन धान्य से भरी हुई भूमि, प्रॉस्परस लैंड। स्वर्ण भूमि इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उर्वरा है, इसलिए यहाँ की फसलें बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही अच्छी फसलें उगती हैं, जिसके कारण ही यह देश धन धान्य से भरा है। इसी कारण इसको पुराने ज़माने में सोने की चिड़िया भी कहते हैं। और आपने गीत भी सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले। तो सोना मतलब सोना नहीं उगलना होता, वहाँ की फसलें सोने के समान कीमती और अच्छी होती हैं, जिसके कारण भारत आर्थिक। चलिए अब हम पहले गद्य की ओर पहले पद्य की ओर, पहले अनुच्छेद की ओर बढ़ रहे हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पर छहर रही हैं। जो ये प्रस्तुत कविता वह जन्मभूमि मेरी है, पहली बात तो ये याद कर लें, ये सोहनलाल द्विवेदी की मातृभूमि शीर्षक कविता से ली गई है। भारत देश कवि की मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि भी है। कवि की मातृभूमि अर्थात भारत। अब इसमें जो इस पद्य में है, इसमें इसकी ज्योग्राफिकल विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें भारत की जो भूमि की भौगोलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं कि भारत के उत्तर में भारत देश कवि की मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि भी है। कवि की मातृभूमि अर्थात भारत भूमि की भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल क्वालिटीज़। प्रश्न आता है कि भारत भूमि की भौगोलिक विशेषताएं बताइए, तो वो इस प्रकार से हैं कि भारत के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा है जो आकाश को चूमता रहता है, नीचे चरणों में विशाल समुद्र झूमता रहता है। इस भूमि पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी त्रिवेणी नदियाँ लहरों के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह नदियाँ अपनी जगमगाती हुई छवि या छटा से अनोखी लगती हैं और पग पग पर अपनी सुंदरता फैला रही हैं, अर्थात विस्तृत हो रही हैं। अब
दूसरी पंक्ति है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कभी कभी प्रश्न आता है कि कवि ने मातृभूमि को किन किन विशेषणों से बुलाया है। तो कवि ने मातृभूमि को पुण्य भूमि कहा है, स्वर्ण भूमि कहा है, जन्मभूमि कहा है, मातृभूमि कहा है, बुद्ध भूमि कहा है, कर्म भूमि कहा है, धर्म भूमि कहा है। तो सारे विशेषण हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह मेरी जन्मभूमि कविता से ली गई हैं। कवि की मातृभूमि शहीदों की पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ अनेक शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यहाँ अनेक पुण्य आत्माओं ने भी जन्म लिया, जैसे राम, सीता, गौतम बुद्ध। इस धरती का पुण्य और यश बढ़ाते हैं। उन्होंने इस धरती का इसीलिए भी इस धरती को पुण्य भूमि कहते हैं। 2 पॉइंट है, यहाँ अनेक लोग शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अनेक पुण्य आत्माओं ने, जैसे राम, कृष्ण, सीता, बुद्ध ने जन्म लिया है और इस धरती का यश बढ़ाया है, प्रसिद्धि बढ़ाई है। कवि ने मातृभूमि को सोना देने वाली भूमि कहा है, स्वर्ण भूमि कहा है, क्योंकि यह सोने के समान बहुमूल्य रत्नों को अपने अंदर समाये हुए है, फर्स्ट पॉइंट। और यहाँ की मिट्टी उर्वरा है, सोने के समान फसलों वाली है, ऐश्वर्य और संपन्नता से युक्त है, इसीलिए इसे स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। इसीलिए कवि की मातृभूमि उनके लिए पूजनीय है। अभी इसका हम अगले अनुच्छेद की ओर आते हैं। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पहले पैराग्राफ में उसकी भौगोलिक विशेषताएं थी, जिसमें हिमालय पर्वत उत्तर की ओर था, दक्षिण में समुद्र था, वो उसकी ज्योग्राफिकल क्वालिटीज़। अभी ये है इसकी प्राकृतिक विशेषताएं, प्राकृतिक सुंदरता। कई बार प्रश्न आता है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कवि के क्या विचार हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पूरा तो हम अब इसकी प्राकृतिक सुंदरता वाले अनुच्छेद में जाते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन्मभूमि मेरी कविता से ली गई हैं। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। कवि ने अपनी मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, आपका आएगा कवि के भारत के प्रति प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, पूरा पैराग्राफ का भावार्थ आ जाएगा उसमें। कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि कवि की मातृभूमि बहुत सुंदर है। यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया चहचहाती रहती हैं। घने घने आम के बगीचे शोभायमान हैं, जहाँ कोयल गीत गाती है, जो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को आनंदमय बना देती है। मलय पवन आने वाली सुगंधित हवा यहाँ के लोगों के तन मन को संवारती हुई जाती है। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा यहाँ के लोगों के तन मन को संवारती हुई जाती है। अब आगे की 2 लाइनें, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। आपको हर एक लाइन का मतलब इसमें आ सकता है कि कवि ने धर्म भूमि क्यों कहा है, कवि ने स्वर्ण भूमि क्यों कहा है, कवि ने पुण्य भूमि क्यों है। तो हर एक के लॉजिक आपके पास होने चाहिए। तो हमारे 2 ये हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। ये भारत भूमि अनेक धर्मों का संगम है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग धर्म के प्रति आस्थावान हैं। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, इसीलिए इसे धर्म भूमि भी कहा गया है। और वह भारत भूमि में ही सर्वप्रथम गीता के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का संदेश दिया था। तो विश्व में कर्म की सर्वप्रथम प्रेरणा भारत भूमि से प्रसारित हुई थी। कर्म के संदेश देने के कारण इस भूमि को कर्म भूमि भी कहा गया है। ये शहीदों और देशभक्तों की कर्म भूमि है। तो यह जन्मभूमि, भारत को धर्म भूमि क्यों कहा गया है, भारत को कर्म भूमि क्यों कहा गया है,
यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। अब अगली ओर बढ़ेंगे। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। कवि ने अपनी मातृभूमि की विशेषताओं को बताते हुए कहा है कि भारत में ही श्री राम जैसे न्यायी और मर्यादित जीवन जीने वाले पुरुष का जन्म हुआ था, जो कि दशरथ पुत्र रामचंद्र जी थे, रघुकुल वंश के रघुपति थे। यहाँ माता सीता जन्मी थी, जिन्होंने नारियों के लिए नारियों के लिए उदाहरण पेश किया। भारत भूमि में ही श्री कृष्ण जन्मे थे, जिन्होंने गीता का उद्देश्य और कर्म का संदेश दिया था। अपनी बांसुरी की धुन पर सबको मोहित किया था, है ना। कृष्ण ने सुनाई वंशी और फिर पवित्र गीता भी। गौतम बुद्ध ने भी भारत में जन्म लिया। उन्होंने भारत का यश बढ़ाया, मान बढ़ाया और उन्होंने संसार को अहिंसा और ज्ञान का रास्ता दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई और जग को दिया दिखाया। जग को दिया यानी ज्ञान का दीपक। उन्होंने संसार को अहिंसा और ज्ञान का रास्ता दिखाया, सहानुभूति, दया, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया और लोगों को ज्ञान की रोशनी दिखाई। अगला हमारा है, फिर से विशेषण आ जाता है, वह बुद्ध युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। वह का ये प्रश्न बनता है कि कवि ने भारत की भूमि को युद्ध भूमि क्यों कहा गया है। तो कवि ने मातृभूमि को युद्ध भूमि में भी कहा है क्योंकि यहाँ अनेक वीर पैदा हुए, समय समय पर अनेक युद्ध होते रहे, जैसे राम रावण युद्ध, महाभारत का युद्ध और कलिंग का युद्ध। कवि ने मातृभूमि को बुद्ध भूमि भी कहा है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध